नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहे थे लोग, वहीं दूसरी तरफ भयंकर बंटवारा हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. देखिए पार्टीशन कैसे हुआ और क्यों हुआ, समझते हैं इस वीडियो में। देश का पार्टीशन 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन पार्टीशन करने का डिसीजन 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने लिया और रेडियो पर बताते हुए कहा, My first course in all my discussion was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of the 16th of May 1946. लेकिन इस बंटवारे के खिलाफ दो लोग थे, पहले महात्मा गांधी जी और दूसरे अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा सभी लीडर्स ने पार्टीशन के प्लान को 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है? एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? We must face facts. भावनाओं में नहीं बह सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस स्थिति की बात कर रहे थे। वो स्थिति कई साल पहले बन रही थी। यही रीजन था कि 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी मिलते हैं माउंटबेटन से, कहते हैं कि पार्टीशन को अवॉइड कर दो, यानी नहीं होना चाहिए। गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोजीशन ऑफर करने की कही थी जिन्ना को। फिर माउंटबेटन गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन ये चीज पहले ही ऑफर करी जा चुकी है जिन्ना को, लेकिन उन्होंने भी से इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था और फिर दोबारा से ये ऑफर किया गया जिन्ना को, लेकिन जिन्ना ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा, आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है बुनियादी तौर पर। लुईस माउंटबेटन के लिए ये सारी सिचुएशन को समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ मार्च 1947 को ही वाइसरॉय बने थे। जब वो पहली बार इंडिया आए थे तो यूके के उस टाइम के प्रेसिडेंट क्लीमेंट एटली ने उनसे कहा था कि जितना हो सके उतना पार्टीशन को अवॉइड किया जाए। माउंटबेटन से पहले के वाइसरॉय थे आर्चिबाल्ड वेवल, वे भी पार्टीशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्चुअली में नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो। हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली में शुरू होती है वेवल से पहले वाइसरॉय से। ये थे रियल प्रॉब्लम क्रिएटर। चलिए अब इन चीजों को साइड में रखते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पार्टीशन की असली जड़ थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते। हिंदू और मुस्लिम का कल्चर एक दूसरे से इतना अलग था कि वो कभी हिस्टोरिकली यूनाइटेड रह ही नहीं पाएंगे। जो लोग ऐसा मानते हैं उन लोगों को लगता है कि जो मुस्लिम राजा थे वे सारे के सारे बुरे राजा थे और हिंदू राजा थे वो हिस्टोरिकली बहुत अच्छे थे, मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे। जब कोई लड़ाइयाँ हुई थी पिछले हजारों सालों में, वो सब रिलीजन के बेसिस पर हुई थी, लेकिन ये सब सच नहीं है दोस्तों। लेकिन ये चीज सच नहीं है दोस्तों। हाँ, ये बात सच है कि कुछ मुस्लिम राजा बड़े ही क्रूअल राजा थे, जैसे कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बख्तियार खिलजी। लेकिन ये बात भी उतनी सच है दोस्तों कि ज्यादातर लड़ाई राजा महाराजाओं के बीच होती थी उस समय में, वो धर्म के बेसिस पर नहीं होती थी, बल्कि ग्रीड ऑफ पावर की वजह से होती थी। सत्ता के लालच को लेकर ये राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते थे। इस बात को प्रूफ करने के लिए कई एविडेंस है, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर और लोधी थे, दोनों मुस्लिम थे। सिमिलरली बैटल ऑफ पठान
1719 की को जो कि मराठा और राजपूत के बीच में हुई थी, दोनों हिंदू राजा थे। अब इसके साथ साथ हमें जहां रिलीजन फैनेटिक राजा देखने को मिलते हैं औरंगजेब जैसे, वहीं दूसरी तरफ हमें सेकुलर राजा भी देखने को मिलते हैं, जैसे अकबर, दारा सिकोह, कृष्णा राय देव और शिवाजी। चलो राजा महाराजाओं की बात तो एक तरफ हो गई, लेकिन आम जनता का क्या हुआ था उस टाइम में? उस टाइम में एक सूफी पोइट अमीर खुसरो 1200 के समय ये पैदा हुए थे और इन्होंने होली के बारे में ये कहा था। आज के दिन अगर कोई ऐसा पोइटर लिख दे तो कुछ लोगों के सेंटिमेंट हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1400s के समय कबीर जैसे लोग हैं जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम एक्सट्रीम्स के खिलाफ थे। गुरु नानक हमेशा स्ट्रेस करते थे सारे धर्मों के यूनिटी को लेकर। अकबर, जहांगीर, शाहजहां का टाइम मुगलों को कोर्ट में सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली भी मनाई जाती थी। होली को ये ईद गुलाबी करके पुकारते थे। अब तुलसीदास जी के बारे में सोच कर देखिए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, हिंदुइज्म के लिए वन ऑफ द मोस्ट मेजर टेक्स्ट उन्होंने अकबर के शासनकाल में लिखी थी। अकबर ने रामायण और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था और इसके अलावा अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक सीखा था। ये काफी जाने जाते थे कृष्ण लीला को स्टेज करने के लिए। एक दिन हुआ क्या कि होली का दिन था, कोइंसाइड किया मुहर्रम के दिन से। एक दिन ऐसा हुआ कि होली का दिन कोइंसाइड किया मुहर्रम के दिन से, क्योंकि मुस्लिम के लिए मुहर्रम का दिन मॉर्निंग का होता है। तो हिंदुओं ने एज ए फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट कहा कि आज के दिन हम होली मनाएंगे। जब वाजिद अली शाह को इसके बारे में पता चला तो खुद बाहर गए होली मनाने के लिए। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ढेरों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे हिस्ट्री में दोस्तों, लेकिन हमें उनके बारे में बताया ही नहीं जाता। एनीवेज, तो अब हम आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का, जब बहुत से हिंदू राजा और मुस्लिम राजाओं ने साथ में फाइट की थी कंपनी रूल्स के अगेंस्ट। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, टाटिया तोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और भक्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर एक्सेप्ट किया था। रिवोल्ट 1857 के बाद इंडिया और कंपनी रूल खत्म हुआ। रिवोल्ट 1857 के बाद कंपनी रूल खत्म हुआ, ब्रिटिश राज शुरू होता है। लेकिन इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश काफी डर गए थे। उन्हें खतरा था कि ऐसी रिवॉल्यूशन होगी तो उनका राज जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश ने अपना फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को समझने से पहले हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को समझना होगा। कांग्रेस की स्थापना एक्चुअली में एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम की मदद से करी गई थी। ये बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे जिन्होंने एक बड़ी जाबाज रिपोर्ट लिखी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर। इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश एट्रिसिटीज की वजह से एक्चुअली में 1857 की रिवोल्ट हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस पर अत्याचार करने लग रहे थे। इन ब्रिटिशर ने अपने वॉइसरॉय को ओपनली क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इनको अपनी रैंक से डिमोट कर दिया गया और बाद में इन्होंने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया था।
इन्होंने अपनी एक बड़ी फेमस पोएम लिखी थी ओल्ड मैन होप करके, जहाँ पर ये इंडियंस को जागरूक कर रहे थे अपने लिए एक कंट्री की डिमांड करो, यानी एक आज़ाद देश। इंटरनेशनल कांग्रेस के एक सेंटर ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडियन नेशनलिस्ट के लिए। कांग्रेस ने डिमांड करी कि एजुकेटेड इंडियंस को ज़्यादा शेयर दिया जाए सरकार में। उस वक्त के वायसरॉय थे डफरिन। उन्होंने अपना अप्रूवल दिया कांग्रेस के पहले सेशन के लिए। शुरुआत में इनको कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि जैसे कांग्रेस एक्टिविटीज कर रही है, इससे ब्रिटिश राज को खतरा पहुंचता है। इन्होंने कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अपने सेशंस को और मीटिंग्स को नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स पर फोकस रखो, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती है। तो डफरिन ने कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और तरीके अपनाए, जैसे कि अमीर लोगों के पास गए और अमीर लोगों से कहा कि अपने पैट्रनेज आईएनसी से विड्रॉ कर लीजिए। इन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और इसके बाद इन्होंने अपना लॉयल प्रो ब्रिटिश लोगों की मदद लेने की सोची। इनमें से एक इंसान थे एजुकेशनिस्ट सैयद अहमद खान और दूसरे थे शिव प्रसाद। इन दोनों को कहा गया था कि देश में एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत करी जाए। तो 1887 के लगभग सैयद खान ने अपनी स्पीच देनी शुरू की। उस वक्त के टाइम में कांग्रेस की डिमांड थी कि ICS एग्जाम इंडिया में कराए जाएं और जो बजट बनाती है ब्रिटिश सरकार उसमें इंडियंस का भी सेव हो, इंडियंस भी उस बजट को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर पाए। सैयद अहमद ने इन सारी डिमांड को अपोज किया और उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस से दूर रहें। अब ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन्होंने एक यहाँ से टू नेशन थ्योरी की। अब ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन्होंने यहाँ से टू नेशन थ्योरी की बात शुरू करने की कही। इन्होंने कहा कि मुस्लिम खतरे में है। अगर ब्रिटिश छोड़कर चले जाएंगे तो हिंदू लोग मुस्लिम्स के अगेंस्ट अत्याचार करना शुरू कर देंगे। इसलिए मुस्लिम के लिए ये अच्छा है कि वो ब्रिटिशर को और उनके रूल्स को सपोर्ट करे। हालांकि सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन के लिए पुश जरूर किया। 1857 में इन्होंने एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया जिन्हें हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके भड़काऊ भाषणों का और एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि बाय द अर्ली 90s ए सेक्शन ऑफ एलाइट मुस्लिम देश में मुस्लिम टू नेशन थ्योरी में स्ट्रांगली बिलीव करते थे और इसकी वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी। ऑब्वियसली ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल को बढ़ाना चाहता था उस टाइम पर, तो ब्रिटिश ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वायसरॉय मिंटो के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी थी मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस इसके सख्त ऑपोजिशन में थी और उस वक्त के कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी अपोज थे। वही जिन्ना जो पार्टीशन के बाद में जाकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के कंप्लीटली अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि इससे देश
दो में बट जाएगा। लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का जरिया देखा और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अप्रूव कर दिया। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का मतलब ये था कि कुछ ऐसी सीटें होंगी कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं और मुस्लिम ही उनके लिए वोट डाल सकते हैं। ब्रिटिश राज ने ये 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किया, लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर रुकी नहीं। इसके बाद 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जहां पर सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दी गई। सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बरकरार रही और दरारें बनने लगी और धर्मों के बीच में देश में इससे हुआ कि हिंदुओं का स्मॉल सेक्शन पैरानॉइड फील करने लगा। उन्हें लगने लगा कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा। इसी वजह से ऑल इंडियन मुस्लिम लीग्स की तरह हिंदू लीग की भी फॉर्मेशन हुई थी, जिसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ये नेम दिया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके बाद 1925 में केशव बलिराम नाम के इंसान ने एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS। 1909 में एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर मुखर्जी ऑफिसर ने कुछ लेटर्स लिखे थे एक कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर में। इन लेटर्स को इन्होंने टाइटल दिया हिंदूज ए डाइंग रेस। इन लेटर्स में इन्होंने अपना दर्द बयान किया था कि कैसे हिंदू इन डेंजर, जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है बड़ी। 1909 में एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर IN मुखर्जी ने कुछ लेटर्स लिखे थे एक कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर में। इन लेटर्स को इन्होंने टाइटल दिया था हिंदूज अ डाइंग रेस। इन लेटर्स में इन्होंने अपना दर्द बयान किया कि कैसे हिंदू खतरे में, जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कुछ सालों बाद हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। उन्हें डर था कि मुस्लिम टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश पर। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम्स को भी डर था कि हिंदू टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश पर। यही रीजन था दोस्तों, जो डर अगले सालों में जाकर राइट्स में बदल गया। 1920s के समय में रिलीजियस राइट्स देखने को मिलते हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। ये राइट्स पहले इतने कॉमन नहीं थे। 1920s के समय ही था जब ये राइट्स उभर कर बाहर आए। अब यहाँ पर सावरकर और हिंदुत्व का क्या रोल आता है, जिन्ना बाद में जाकर क्यों और कैसे यूटर्न ले लेते हैं, जिससे फाइनली पार्टीशन होता है। इसकी बात हम अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच गया है। बाय, जय हिंद।